मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। रहस्यों के बारे में कुछ बातें पता की। पहली मंजिल पर सब कुछ देखने के बाद उसने दूसरी मंजिल पर जाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उसके पास पूरी ब्लड लाइन नहीं थी बल्कि चोरी की गई ब्लड लाइन थी, इसलिए उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। उसने आगे कहा, दक्ष अतीत की कहानियां सुनता रहा जो उसे बहुत दिलचस्प लगी। आखिरकार उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति था जो उससे कुछ नहीं छिपा रहा था। वो खुश था कि उसे इतनी सारी बातें पता चली, इसलिए वो ऊपर नहीं जा सकता था। उसके पास पहले से ही पहली मंजिल के संसाधन और ज्ञान था। उसके लिए बसने और जनता पर शासन करने के लिए ये पर्याप्त होना चाहिए था। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये काफी होना चाहिए था, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। उसे नहीं लगा कि यह काफी है। आप इसे लालच या ताकतवर बनने की प्यास कह सकते हैं, लेकिन उसने फैसला किया कि उसे ऊपर जाना चाहिए। तभी उसे एक योजना सूझी। लोंगतियान ने समझाया। दक्ष पूछने ही वाला था कि क्या योजना है, लेकिन उसके पूछने से पहले ही लोंगतियान ने समझाना शुरू कर दिया। योजना इस वंश के और लोगों को खोजने की थी। यह आपके पूर्वज जैसे लोगों को खोजने की थी जिन्हें वंश विरासत में मिला था। समस्या ये थी कि उसने बिना कुछ पूछे आपके पूर्वज को पहले ही मार दिया था, इसलिए उसे आपके पूर्वज के परिवार के बारे में पता नहीं था। अगर उसे पता होता तो वह जाकर उन सभी को मार सकता था ताकि अपने वंश का घनत्व बढ़ा सके, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। इसलिए उसने कुछ अलग योजना बनाई। लोंगतियान ने कहा। उसने एक नकली रक्तरेखा मंदिर और एक नकली रक्तरेखा बनाई जिसमें उसकी अपनी रक्तरेखा और आध्यात्मिक सार का एक निशान था। उसने इस रक्तरेखा के खून की एक बूंद को हजारों छल्लों में रखा। उसने इन हजारों छल्लों की संरक्षक आत्मा के रूप में जुन को भी बनाया। उसने असली रक्तरेखा वाले व्यक्ति को खोजने के इंतजार में इन छल्लों को पूरी दुनिया में फेंक दिया। चूंकि ऐसा करने में उसने बहुत अधिक रक्त खो दिया था, इसलिए वो गहरी नींद में चला गया जो हजारों वर्षों तक चली। उसने सोचा था कि अगर वह भाग्यशाली रहा तो 1 या 2 असली उत्तराधिकारियों को अंगूठी खोजने के लिए पर्याप्त समय होगा। अंगूठियां रहस्यमय तरीके से काम करती थीं। केवल तभी जब वारिस उन्हें छूता था वे काम करती थीं। अगर कोई और व्यक्ति उन अंगूठियों को छूता था तो वे उन्हें मार देती थीं और पूरा निगल जाती थीं। लोंगतियान ने कहा, हजारों वर्षों के दौरान कई लोगों को ये अंगूठियां मिली और कई लोगों को निगल भी गई, लेकिन असली उत्तराधिकारी नहीं मिला। जब तक मैं नहीं आया, क्या ये सही है? रुको, फिर तियान शेन दर्पण में कैसे फंस गया? जून के विचारों को सुनने के बाद मैंने जो समझा उसके अनुसार उसे दर्पण से बाहर निकालने के लिए उसे मेरा उपयोग करना होगा। वो वहां कैसे फंस गया? या क्या ये था कि वह दिखावा कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि मैं उसके विचारों को पढ़ने में सक्षम हूँ? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। वो खुद भी यह नहीं जानती, उसे उसी ने बनाया है। वो अब भी सोचती है कि तियान शेन ही वंश का असली मूल है। अपने मन में वह मानती है कि नकली वंश मंदिर ही असली है। उसने सोचा कि उसने कुछ गलती की है और अपनी ही बनाई हुई चीज में फंस गया है, इसलिए उसे एक ऐसे वारिस की जरूरत थी जो मजबूत हो सके और उसे बाहर निकलने में मदद कर सके। वास्तव में तियान शेन वहां फंसा हुआ नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है क्योंकि जून बनाने के बाद सोने के बाद से वह ब्लड लाइन मंदिर में प्रवेश नहीं किया है। मुझे ये भी यकीन नहीं है कि वह जागा है या नहीं। लोंगतियान ने बड़बड़ाया। दक्ष के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन वह अभी भी इसे बर्दाश्त कर रहा था। अपने दिमाग में घटनाओं की समय रेखा बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर जुन को मेरी ताकत बढ़ाने और शीशे के सामने जाने की क्या जरूरत थी? वो आदमी मुझे मारने के लिए पहले ही क्यों नहीं आ रहा है? उसने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं है, मेरा मानना है। वह दर्पण वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये रक्त चूसने के लिए उसके द्वारा बनाया गया एक खजाना है। जैसे ही तुम मजबूत हो जाओगे और दर्पण को छुओगे, तुम्हारा सारा खून चूस लिया जाएगा और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। दर्पण का असली उद्देश्य यही है। तियान शेन को इसके बारे में बताया जाएगा।
वो बस नकली रक्त रेखा मंदिर में चल सकता है और दर्पण ले सकता है जिसमें उसकी जरूरत का सारा खून है, लॉन्ग तियान ने समझाया। अब वो आपको क्यों नहीं मारता और आपका खून क्यों नहीं लेता? इसका कारण शायद ये है कि वह अनिश्चित है। वह चाहता है कि आप मजबूत बने ताकि आप अपनी वास्तविक रक्त रेखा को पूरी तरह से जागृत कर सके। यही वह चाहता है। इस बार वो एक अजागृत रक्त रेखा नहीं चाहता, बल्कि एक पूरी तरह से जागृत रक्त रेखा चाहता है। इसलिए नकली रक्त रेखा मंदिर आपको एक शुरुआती बढ़त देने के लिए है, उसने आगे कहा। चूंकि जुन को असली ब्लड लाइन मंदिर के बारे में पता नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं जिस मंदिर में परीक्षण के लिए जा रहा था वह नकली था। मुझे मिले सभी पुरस्कार नकली मंदिर से थे, दक्ष ने आह भरते हुए पूछा। पुरस्कार असली थे, वे वही थे जो तियान शेन ने असली रक्तरेखा मंदिर की पहली मंजिल पर पाए थे। उसने उन्हें आपके लिए नकली मंदिर में स्थानांतरित कर दिया, लॉन्ग तियान ने कहा। रक्तरेखा को जागृत करना सबसे कठिन काम है, जो इस तथ्य से सिद्ध होता है कि अनादिकाल से कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। कोई भी व्यक्ति वास्तविक रक्तरेखा मंदिर में तभी प्रवेश कर सकता है जब उसका रक्तरेखा पूरी तरह से जागृत हो जाए। चूंकि तियान शेन एक ऐसा वेरिएंट था जिसने रक्तरेखा को चुराया था, इसलिए वह किसी तरह से प्रवेश कर गया, लेकिन वह भी दूसरी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। वास्तविक रक्तरेखा उत्तराधिकारी पूर्ण 100% रक्तरेखा को जागृत किए बिना प्रवेश नहीं कर सकते। पहली मंजिल पर सभी पुस्तकों को पढ़ने के बाद उसे धीरे धीरे रक्तरेखा को जगाने के तरीकों के बारे में पता चला, जो उसके लिए बेकार था क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसने अपनी नकली रक्तरेखा चुरा ली थी। उसने उन तरीकों का इस्तेमाल किया और वारिस को जगाने के लिए आसान बनाने के लिए परीक्षण किए। यही कारण है कि नकली रक्तरेखा मंदिर के परीक्षणों को समाप्त करने के बाद आपकी रक्तरेखा ऊपर जा रही थी। यहाँ तक कि मैं भी हैरान हूँ कि वह इतना कुछ कैसे कर पाया, लॉन्ग तियान ने बड़बड़ाया। उसकी आवाज में स्पष्ट आश्चर्य था। तो मैं चीजों की बड़ी योजना में एक चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसका पूरा उद्देश्य एक सीढ़ी बनना था जो तियान शेन को दूसरी मंजिल तक ले जाती थी, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। ये देखने का एक तरीका है, लॉन्ग तियान ने कहा। दक्ष देख सकता था कि वह जगह धीरे धीरे रोशनी से भर रही थी, या शायद उसकी आंखें अनंत अंधकार के अनुकूल हो रही थीं क्योंकि वह अपने सामने किसी को देख पा रहा था। वो लॉन्ग तियान को देख सकता था, जो उसके जितना ही बूढ़ा लग रहा था। तुम मेरी तरह दिखते हो, मैंने सोचा था कि तुम 10 साल की होगे, दक्ष ने धीरे से कहा। ओह, अब तुम देख पा रहे हो, यह अच्छी बात है, लॉन्ग तियान ने अपना सिर हिलाया। मैं अभी भी कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, दक्ष ने बताया। ये ठीक है, इसकी चिंता मत करो, समाधान सरल है। मुझे बस अपने रक्त रेखा के पुनर्तः जागृत हो जाने के बाद दर्पण को छूने की आवश्यकता नहीं है। ये खाने के बाद बिना भुगतान किए भाग जाने जैसा है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जुन को तियान शेन के बारे में सच बता सकता हूँ क्योंकि यह स्पष्ट है कि उसकी यादें भी झूठी है, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि वह मुझ पर विश्वास करेगी, उसने विलाप करते हुए कहा। 1 मिनट रुको, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम असली ब्लड लाइन मंदिर में हैं? तुमने ये भी कहा था कि जब तक मैं अपनी ब्लड लाइन को पूरी तरह से जागृत नहीं कर लेता, मैं असली ब्लड लाइन मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो फिर मैं अब यहाँ कैसे हूँ? उसने अचानक भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आप आधिकारिक तौर पर ब्लड लाइन मंदिर के अंदर नहीं है, ये सिर्फ वह स्थान है जहाँ चेतना रहती है। मैं यहाँ आने के बाद ब्लड लाइन मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आप नहीं, आप यहाँ सिर्फ अस्थायी रूप से हैं। आप जल्द ही वापस चले जाएंगे, लॉन्ग तियान ने उत्तर दिया। दक्ष को ये स्पष्ट रूप से पता चला कि लॉन्ग तियान उससे कुछ छिपा रहा था। मैं यहाँ हूँ, क्यों? तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? दक्ष ने सख्ती से पूछा। लॉन्ग तियान ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, ये सोचकर कि क्या दक्ष को बताना ठीक रहेगा। कुछ समय बाद उसने उत्तर दिया, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें थोड़ा बता सकता हूँ। तुम्हारे शरीर पर उसी का कब्जा है जिससे यह वंश शुरू हुआ है। वो शरीर की देखभाल कर रहा है, इसीलिए तुम यहाँ हो। उसके काम खत्म होने के बाद तुम वापस बाहर चली जाओगी। रक्तवंश की उत्पत्ति। असली रक्तवंश मंदिर का निर्माता, जिसमें तियान शेन भी प्रवेश नहीं कर सकता,
वह कौन है? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। वो वास्तव में महान व्यक्ति है। जब मुझे पता चला तो मैं भी उन पर विश्वास नहीं कर सका, लॉन्ग तियान ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या वो भगवान है? दक्ष ने हैरान होकर पूछा। आप उसे भगवान कह सकते हैं, या आप उसे वह भगवान कह सकते हैं जिसने देवताओं को बनाया। आप उसे इस दुनिया का उद्गम भी कह सकते हैं। मैं खुद भी अनिश्चित हूँ कि उसका वर्णन कैसे करूँ, लॉन्ग तियान ने उत्तर दिया। तुम गंभीर नहीं हो सकते। क्या मेरे शरीर पर किसी भगवान का कब्जा है? ऐसा नहीं हो सकता। भले ही मेरे पास कोई दुर्लभ रक्तवंश हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अच्छा इंसान मुझे बचाने आए। कोई भगवान किसी नश्वर के लिए नीचे नहीं आएगा, भले ही उसके पास उसका रक्तवंश क्यों न हो। दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अगर वह अपने वंश के लोगों की इतनी गंभीरता से परवाह करता, तो मेरे परिवार के सदस्यों में से कोई भी नहीं मरता, क्योंकि वे सभी उसके वंश के थे। क्या मैं सही हूँ? उसने लॉन कबीले को नष्ट नहीं होने दिया होता। उसने आगे कहा, लॉन कबीला आपका परिवार नहीं है। मेरा मतलब है कि लॉन कबीले में कोई भी खून से आपका परिवार नहीं है। मुझे लगता है कि आप भी सच्चाई जानते हैं, लॉन तियान ने बड़बड़ाया। हाँ, मुझे पता है, दक्ष ने अचानक कुछ सोचते हुए कहा। उसने कहा, रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा नहीं, हमारा नहीं। तुम भी मेरी उतनी ही हो जितनी मैं हूँ, क्योंकि शरीर तुम्हारा है। मैं सिर्फ आत्मा हूँ जो उसमें प्रवेश कर गई है। शरीर और खून सिर्फ तुम्हारा था। ओह, ठीक है। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि तुम ही मैं हो, लॉन्ग तियान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी भरी नजर थी। वैसे भी मैं भी उसके बारे में सारी बातें नहीं जानता। मैं सिर्फ ब्लडलाइन मंदिर के बारे में जानकारी दे रहा था, क्योंकि मुझे ब्लडलाइन मंदिर का मास्टर स्पिरिट बनाया गया था। एक तरह से मैं यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। भी हूँ जो नकली ब्लडलाइन मंदिर के लिए जुन है। मुझे कुछ चीजों की जानकारी है, लेकिन बस इतना ही। मैं भी सब कुछ नहीं जानता, उसने आगे कहा। मुझे पता है कि तुम्हारी असली माँ इस वंश की कोई सदस्य नहीं थी, इसलिए तुम्हें यह वंश तुम्हारे पिता से मिला। जहाँ तक तुम्हारे पिता का सवाल है, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है या उनके साथ क्या हुआ। मुझे ये भी नहीं पता कि इस वंश का मालिक उन्हें बचाने के लिए उनके शरीर में क्यों नहीं आया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इसका एक अंश भी नहीं जगा पाए। दूसरी ओर तुम, उसने दक्ष को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, आपने अपने रक्त वंश के एक बड़े हिस्से को जगा दिया है। मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए उस नकली रक्तरेखा मंदिर को धन्यवाद देना चाहिए। भले ही इसे मुझे बलि का बकरा बनाने के लिए बनाया गया था, फिर भी मैंने इससे बहुत कुछ हासिल किया, और शायद मैं और अधिक हासिल करना जारी रखूंगा। दक्ष ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने अपने आध्यात्मिक शरीर के हाथों को देखा था। हाँ, जो आपको नहीं मारता वो आपको मजबूत बनाता है। इस मामले में जो आपको नहीं मारता वो आपको तुरंत मजबूत बनाता है, लॉन्ग तियान ने मजाक में कहा। मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं। तो वह मेरे शरीर में प्रवेश करने में सक्षम था क्योंकि मेरी रक्तरेखा आंशिक रूप से जागृत थी, उसने पूछा। मैं यही सोचता हूँ, या तो ऐसा है या फिर वह आपके शरीर में उस दुश्मन की वजह से आया है जिसका आप सामना कर रहे थे। बाहर जो कुछ वे बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि वे एक दूसरे को जानते हैं। शायद इसीलिए वह प्रकट हुआ, लॉन्ग तियान ने विलाप किया। दक्ष ने इधर उधर देखा, लेकिन बाहर देखने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया। तुम बाहर कैसे देख सकते हो? असफल होने के बाद उसने पूछा। हाँ, परेशान मत हो। मैं इस रक्तरेखा मंदिर की मास्टर आत्मा हूँ। मैं हर समय बाहर देख सकता हूँ। इसी तरह मुझे पता था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा था। तुम नहीं देख सकते क्योंकि तुम मैं नहीं हो। दूसरे, क्योंकि तुम सिर्फ एक चेतना हो जो अस्थायी रूप से यहाँ निवास कर रही हो, लॉन्ग तियान ने उत्तर दिया। क्या जून भी देख सकती है? क्या उसे सच नहीं पता होगा कि कोई और मेरे शरीर को नियंत्रित करता है? दक्ष ने चौंकते हुए पूछा। नहीं, वह भी नहीं कर सकती। नकली रक्त रेखा मंदिर का आपसे संबंध अस्थायी रूप से टूट गया है क्योंकि उसने आपके शरीर पर कब्जा कर लिया है, लॉन्ग तियान ने समझाया।
तो जुन को यह नहीं दिख रहा कि बाहर क्या हो रहा है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे शक तो होगा कि क्या हुआ, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता कि यह अच्छा है या नहीं। शायद ये ज्यादातर अच्छा है, क्योंकि यह बहुत संभव है कि असली तियान शेन आपको नकली रक्त रेखा मंदिर के माध्यम से भी देख सकता है। यह अच्छा है अगर वो असली पेचीदगियों को नहीं जानता है, लॉन्ग तियान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी? मेरे जाने के बाद मैं तब तक वापस नहीं आ पाऊंगा जब तक कि मैं अपने वंश को पूरी तरह से जागृत नहीं कर लेता, दक्ष ने पूछा। शायद या शायद नहीं, लॉन्ग तियान ने उत्तर दिया। ओह, चूंकि मेरे पास अवसर है, इसलिए मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि मेरी आत्मा वास्तव में कहाँ से है? दक्ष ने पूछा। जुन को नहीं पता था कि दक्ष आधुनिक धरती से है। वो सोच रहा था कि क्या लॉन्ग तियान को पता है, क्योंकि वो एक असली रक्तरेखा मंदिर का हिस्सा था। तुम्हारा मतलब उस ग्रह से है जिसे तुमने पृथ्वी कहा था। मैंने तुम्हारी यादें देखी है। कसुन के विपरीत, मुझे तुम्हारे विचारों को पढ़ने में कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि मैं रियल ब्लड लाइन मंदिर से हूँ, इसलिए मुझे पता है। ओह ठीक है, तुम एक चोर को रोकते हुए मर गए, है ना? लॉन्ग तियान ने पूछा। हाँ ठीक है, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। बेहतर दुनिया के लिए मरने के लिए आपको मेरी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, दक्ष ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया। लॉन्ग तियान ने गहरी सांस लेने से पहले अपना सिर हिलाया। तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। तुम बहुत मूर्ख थे। तुम कैसे नहीं जानते थे कि एक चोर के पास हथियार हो सकता है? तुम्हें उसके पैरों पर नजर रखनी चाहिए थी, या कम से कम उसके हाथों पर नजर रखनी चाहिए थी। तुम मरते नहीं। एक भोले बच्चे की तरह तुम्हें मरते देखना बहुत दर्दनाक था। अरे, मैं लड़ाकू नहीं था। मैं मानता हूँ कि मैंने उस स्थिति को गलत तरीके से संभाला, लेकिन कम से कम आप मेरे इरादों की सराहना तो कर सकते हैं, दक्ष ने आह भरी। इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन आपको क्रियान्वयन की भी आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि जिस महिला का पस आपने बचाया था, वह अपने पस के लिए किसी व्यक्ति को मरते हुए देखकर खुश होगी? आपको लगता है कि आपने उसकी मदद की, लेकिन उसके बाद उसे थेरेपी की आवश्यकता थी, जो पस से भी अधिक महंगी थी। आपका परिवार भी था। आपको अगली बार पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। मदद करें, लेकिन उचित योजना के साथ मदद करें, लॉन्ग तियान ने उत्तर दिया। तुम्हें कैसे पता कि उसे थेरेपी की जरूरत है? मेरी याददाश्त में भी यह जानकारी नहीं है। क्या तुम देख सकते हो कि मेरी दुनिया में क्या हो रहा है? दक्ष ने संदेह से पूछा। उसके शब्दों से लॉन्ग तियान स्तब्ध रह गया और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे जवाब दो, क्या तुम मेरी दुनिया देख सकते हो? क्या यह उसी ब्रह्मांड में है जिसमें मैं वर्तमान में हूँ? इसके अलावा तुम उस जगह को कैसे देख सकते हो? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसे यकीन था कि लॉन्ग तियान कुछ जानता होगा, लेकिन वह ठीक से नहीं बता रहा था। उसने पहले ही दक्ष को बहुत कुछ बता दिया था, अब वो क्यों छिप रहा था? पृथ्वी से जुड़ा रहस्य क्या था? दक्ष ने फिर पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि बाहर कार्रवाई शुरू हो रही है। हम बाद में बात कर सकते हैं। मुझे आनंद लेने दो, लॉन्ग तियान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। लॉन्ग तियान ने बात करना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। ये स्पष्ट नहीं था कि वह वास्तव में देख रहा था कि बाहर क्या हो रहा था या बस विषय को अनदेखा कर रहा था। दक्ष ने उसे संदेह का लाभ देने का फैसला किया। उसने चारों ओर देखना शुरू किया, क्योंकि वो आखिरकार देख सकता था, लेकिन वहां अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। वो केवल लॉन्ग तियान का शरीर और अपना आध्यात्मिक शरीर ही देख पा रहा था। इसके अलावा हर जगह घोर अंधेरा था। तारानकन 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 तारानकन। जब से तुम्हें सुला दिया गया है, तब से बहुत सी चीजें बदल गई है। मेरे पास तुम्हें बताने का समय नहीं है। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें फिर से सुला दूं, दक्ष ने जवाब दिया। मैं क्यों जाऊं? मैंने कष्ट सहना स्वीकार किया, क्योंकि आपने वादा किया था कि आप नश्वर लोगों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब आपने पहले ही अपना वादा तोड़ दिया है, तो मैं फिर क्यों कष्ट सहूं? मैं भी उन्हें बढ़ते हुए देखना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि मैंने क्या बनाया और उसका क्या परिणाम हुआ, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। इतना कुछ होने के बाद भी
मैं आपको देखकर जागता हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। मुझे क्या उम्मीद करनी चाहिए? जू लियांग ने कहा, क्योंकि उसकी आभा बढ़ने लगी थी। वे दोनों अंतरिक्ष के उस विशाल शून्य में तैर रहे थे जहां उनका आखिरी टकराव हुआ था। वे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय पीछे चला गया हो, मानो वे वापस वहीं पहुंच गए हो जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अगर तुम जागते नहीं रहो तो बेहतर है। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा बहाना क्या है। तुम्हें अनंत काल के लिए दंडित किया गया है। अगर तुम अब आत्मसमर्पण नहीं करते तो वही होगा जिसका तुम्हें डर था, और तुम्हारी रचना नष्ट हो सकती है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मुझे नहीं पता कि उस समय के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम पहले की तरह मजबूत नहीं हो। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मेरी आत्मा को फंसाने और उसे कैद करने के लिए किया था, या ये कुछ और हो सकता है। सच्चाई ये है कि तुम्हारे पास अब पहले जितनी ताकत भी नहीं है, जू लियांग ने धीरे से कहा, और उसने दक्ष को ऐसे देखा जैसे वह जू लियांग की असली गहराई देख पा रहा हो। जहां तक मेरा सवाल है, मैं भी अपनी आत्मा पर लगे इन प्रतिबंधों के कारण अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन्हें तोड़ने में बहुत समय लगेगा। मुझे यकीन है कि आप मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। उन्होंने आगे कहा, हमारी लड़ाई अब इस ब्रह्मांड के भाग्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सच है, मेरे पास ताकत नहीं है। जहां तक सटीक कारण की बात है, तो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि तुम सो जाओ। कृपया सो जाओ, मेरे लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ, दक्ष ने जू लियांग के भावहीन चेहरे को देखते हुए कहा। जू लियांग सहमत नहीं हुए और केवल उनसे हाथ मिलाया। अब तुम सो रहे होगे, उसने बुदबुदाया। चिंता मत करो, यह कोई सजा नहीं होगी। तुम बस हजारों साल तक सोओगे और एक बेहतर दुनिया में जागोगे, वो दुनिया जो मैं बनाऊंगा। फिर हम फिर से दोस्तों की तरह साथ मिलकर इसे देख सकते हैं। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी उंगली से वार किया। उसकी उंगली तलवार की तरह काम कर रही थी, जिससे अंतरिक्ष में विकृति पैदा हो रही थी। जैसे जैसे दरार लॉन्ग वेन की ओर बढ़ती गई, अंतरिक्ष अलग होता गया। दरार 5 दिशाओं में विभाजित हो गई, मानो शाखाएं बन रही हो, जो आगे 5 शाखाओं में विभाजित हो गई और दक्ष को घेरने लगी। अब तुम एक नश्वर शरीर में हो। पहले के विपरीत, तुम बाहर नहीं निकल सकते। जब तक मैं तुम्हारे इस नश्वर शरीर को मिटाता रहूंगा, तुम और भी कमजोर हो जाओगे, जू लियांग ने कहा। ओह, क्या तुम एक नश्वर को जानबूझकर मारने की धमकी दे रहे हो सिर्फ इसलिए कि मैं उस पर कब्जा कर रहा हूँ? आगे बढ़ो, करो, दक्ष ने कहा और धीरे धीरे उन दरारों की ओर तैरने लगा जो जेल का काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरा भरोसा था कि जू लियांग जानबूझकर किसी की मौत का कारण नहीं बनेगा। जैसे ही वो उन स्थानिक दरारों के पास पहुंचा जो उसके शरीर को 2 हिस्सों में विभाजित करने में सक्षम थी, दरार गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे जू लियांग ने वास्तव में अंतरिक्ष को सामान्य स्थिति में वापस ला दिया हो। तुम अभी भी नहीं बदले हो। पहले तुमने मेरे खिलाफ हथियार के तौर पर नश्वरों का इस्तेमाल किया था, और अब भी तुम वही कर रहे हो, जू लियांग ने दक्ष की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन सिर्फ हल्कापन था। तुम भी नहीं बदले हो। अब जब हम इस बारे में सोचते हैं, तो नश्वर लोग तुम्हारे बच्चे हैं। तुम पहले नहीं चाहती थी कि वे मरे, और तुम वही हो, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। आप जानते हैं, आपकी अनुपस्थिति में नश्वर लोग बहुत आगे बढ़ गए। उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। यह वैसा ही था जैसा आपने कहा था। आपने उन्हें क्षमता दी, जिसका उपयोग उन्होंने महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए किया। उनमें से कुछ तो अमर बनने में भी कामयाब रहे, उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह वाकई गलत था। मुझे तुम्हें सजा नहीं देनी चाहिए थी। तुमने जो किया वह गलत नहीं था, और यह बात मुझे बहुत समय बाद समझ में आई। मैं नश्वर लोगों से बहुत कुछ सीखने में कामयाब रहा। जीवन की छोटी सी अवधि के बावजूद वे बहुत जीवंतता से जीते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे और इस दुनिया को बेहतर के लिए बदल दिया है, उसने कहा और जू लियांग के करीब चला गया। क्या हम सब कुछ पीछे छोड़कर नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं? तुम्हारे बिना दुनिया को बढ़ते देखना कितना अकेलापन भरा था। क्या हम वापस वैसे ही हो जाएं जैसे हम थे?
हम पहले की तरह ही फैसले ले सकते हैं और इस दुनिया को और भी बेहतर बनाना शुरू कर सकते हैं? दक्ष ने पूछा। उनके पास का स्थान किसी तरह अलग था। दक्ष के पीछे का स्थान गहरा दिख रहा था, जबकि शू लियांग के पीछे का स्थान हल्का दिख रहा था, मानो शू लियांग सूर्य की भूमिका निभा रहा हो। क्या तुम सच में मेरे कामों को समझ रहे हो? क्या तुम सच में साथ काम करने को तैयार हो? शू लियांग ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, जब तक आप मुझे माफ कर देंगे और वादा करेंगे कि हम मनुष्यों के मामलों में दखल नहीं देंगे, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। जू लियांग स्पष्ट रूप से स्तब्ध था, लेकिन वह खुश था। उसे उससे स्वीकृति मिल गई थी। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि वह गलत नहीं था। अगर वे दोनों दुनिया की भलाई के लिए काम करते हैं, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? जू लियांग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान उभर आई। मैं स्वीकार करता हूँ, जू लियांग ने बड़बड़ाते हुए कहा। चलो दुनिया को बेहतर बनाते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास नश्वर लोगों की यादें भी है ना? नश्वर लोगों में एक परंपरा है कि वे अपनी सारी बुरी भावनाओं को भूलने के लिए गले मिलते हैं। दक्ष ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। ये बहुत ही आकर्षक है। जू लियांग ने सिर हिलाया। उसे पता था कि यह सब उसी गांव में हो रहा है जहां जू लियांग रहता था। वो दक्ष को गले लगाने के लिए उसके करीब गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। तभी दक्ष के चेहरे पर एक चतुर मुस्कान उभरी। अल्पविराम। दक्ष और जू लियांग ने एक दूसरे को गले लगाया। दक्ष के चेहरे पर एक चतुर मुस्कान दिखाई दी। दक्ष के हाथों में अंधेरा इकट्ठा होने लगा, जिसने जल्द ही एक छोटे चाकू का रूप ले लिया। मुझे सचमुच बहुत खेद है, दक्ष ने धीरे से कहा। ये ठीक है, हम आगे बढ़ते हुए बेहतर काम कर सकते हैं, जू लियांग ने शब्दों को गलत समझते हुए कहा। वो जल्द ही दक्ष को अपने आलिंगन से मुक्त करने के लिए पीछे हटा, लेकिन तभी उसके होठों से एक घुरघुराहट निकली। उफ! वो दर्द से चिल्लाया। चाकू उसकी पीठ में ठीक उस जगह घोंपा गया जहां उसका दिल होना चाहिए था। चाकू के अंधेरे ने जू लियांग के दिल पर वार कर दिया। जू लियांग गुस्से में दहाड़ा, जैसे उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली, जिसने दक्ष को पीछे फेंक दिया। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि दक्ष 500 मीटर पीछे उड़ गया, इससे पहले कि वह रुक पाता। उसकी आंखों और नाक से खून बह रहा था। वह गंभीर रूप से घायल लग रहा था, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी फटे हुए थे और उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से भी अस्त व्यस्त थे। उसके शरीर पर जगह जगह घाव थे। जू लियांग की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। चाकू अभी भी उसके सीने में घुसा हुआ था। तुम हार गए, आहू आहू मेरे दोस्त, तुम हार गए, दक्ष ने कमजोरी से चिल्लाते हुए कहा और उसके मुंह से खून निकल आया। मैं मर नहीं सकता, यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमने खुद को उजागर कर दिया। तुम जीने के लायक नहीं हो। खुलेआम झूठ बोलना, नश्वर लोगों के साथ खेलना और विश्वासघात करना, तुम ही हो जिसने अपना रास्ता खो दिया है, मैं नहीं, जू लियांग ने कमजोरी से कहा। वह भी कमजोर महसूस कर रहा था। क्या हो रहा है? तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या हुआ? तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें जो सजा दी है वह इतनी आसान होगी? जब तुमने विरोध करना बंद कर दिया और मुझे सजा देने दिया, तो मैंने न केवल तुम्हारी यादों को सील कर दिया, मैंने तुम्हारी आत्मा को भी जंजीरों में जकड़ दिया। इतना ही नहीं, मैंने तुम पर एक श्राप भी लगा दिया, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। जू लियांग के पीछे की चमक धीरे धीरे मंद होती जा रही थी। कौन सा अभिशाप? शू लियांग ने पूछा, लेकिन वह और कमजोर होता गया। उसका शरीर पारदर्शी होने लगा। धीरे धीरे वो गायब होने लगा। अनंत मृत्यु का अभिशाप। तुम सच्चे अमर हो जो कभी नहीं मर सकते, लेकिन इस अभिशाप के साथ तुम अनंत मृत्यु को झेल सकते हो। भले ही तुम अपने शुद्धिकरण से बच निकलने में कामयाब हो जाओ और फिर से बाहर निकल आओ, तुम्हारी यादें चली जाएंगी, वे फिर से बंद हो जाएंगी, और इस बार मेरा खून तुम्हें भागने में मदद नहीं करेगा, दक्ष ने जू लियांग के गायब होते शरीर को देखते हुए कहा। टूटी हुई आत्मा की जंजीरें अभी भी टूटी रहेंगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपनी यादों के बिना अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिन्हें पुनः प्राप्त करना और भी कठिन होगा।
आप जितनी अधिक बार मरेंगे, आपकी यादों को पुनः प्राप्त करना उतना ही कठिन होगा। उन्होंने आगे कहा, इस बार तुम जीतोगे, भले ही यह किसी योजना के तहत हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगली बार जब मैं जागूंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम अमर शरीर में हो या नश्वर, तुम मरोगे, भले ही मुझे इस दुनिया को खत्म करना पड़े। जूलिया की आवाज गायब होने के बाद भी अंतरिक्ष के विशाल शून्य में गूंजती रही। जल्द ही वहां सामान्य अंधकार और शांति लौट आई। लंबी और अच्छी नींद लो पुराने दोस्त, मुझे हर चीज के लिए खेद है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, वहीं रहो और जब तक सब कुछ खत्म न हो जाए बाहर मत आना, नहीं तो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। वही हशरत जो मेरा हुआ, दक्ष ने ऊपर की ओर देखते हुए कहा। वो शीघ्र ही उस स्थान की ओर वापस उड़ने लगा जहां से वह आया था। तारानकन 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 तारानकन। जमीन पर वापस आकर वूलिया अभी भी कोने में खड़ी सोच रही थी कि आखिर हुआ क्या था। साम्राज्य के दूत भी वहां थे। दोनों प्राणी आकाश में उड़ने के बाद समय में जम गए थे, लेकिन जूलिया के गायब होने के बाद वे मुक्त हो गए। उन्होंने चारों ओर देखा तो पाया कि पूरी जगह खाली थी। जो दो लोग लड़ रहे थे वे वहां नहीं थे, वे गायब हो गए थे। यहाँ तक कि वो बच्चा जो भगवान जैसा लगता था गायब हो गया। कोई दबाव या कुछ भी नहीं था। वो तलवार बहुत दिलचस्प लगती है, ये सामान्य लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसी ने उसे लड़के के हमलों से बचाया था। मुझे देखना है कि क्या ये वास्तव में कुछ खास है, उसने पास आते हुए कहा। वूलिया उस काली जंग लगी तलवार के करीब गया जो उस जगह पड़ी थी जहां दक्ष गिरा था। अरे बच्चे, उस जगह से दूर रहो, ये तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए पैसे देने की जगह नहीं है। जैसे ही वूलिया युद्ध स्थल के करीब पहुंच रहा था, साम्राज्य के लोगों ने उसे रोक दिया। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी हड्डियां टूटे तो दूर रहो, लिम यी ने वूलिया को धमकी दी। वूलिया ने उसे धीरे से देखा और फिर मुस्कुराया। उसने अपना सिर हिलाया। वह रुका नहीं और चलता रहा। रुको, फू मिन ने पूरी गंभीरता से कहा, क्योंकि वह एक बच्चे को उनकी आज्ञाओं की अनदेखी करते देख क्रोधित हो गया था। आह, आप लोग मुझे मेरी शक्तियों का उपयोग किए बिना कुछ भी करने नहीं देंगे। जो भी हो, वूलिया ने हाथ ताली बजाते हुए कहा। जैसे ही उसने ताली बजाई, उसके आसपास का समय रुक गया। फू मिन और अन्य लोग भी रुक गए। सच्ची शांति, अब ये बेहतर है, वूलिया ने धीरे से कहा और स्टॉप की ओर चलता रहा। वो समय की तलवार के ठीक सामने रुक गया। ये बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं दिखता है, लेकिन यदि वो संत तलवार के स्थान पर इसका उपयोग कर रहा है तो इसमें अवश्य ही कुछ विशेष बात होगी। उसने तलवार की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। जैसे ही उसका हाथ तलवार को छूने वाला था, वह रुक गया क्योंकि उसने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। मुझे नहीं लगता कि यह आपका है ना? वूलिया ने अपने पीछे से एक आवाज आती सुनी। वह रुका और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि दक्ष वहीं खड़ा था। तुम वापस आ गए, तुम कहाँ गायब हो गए थे? और बच्चा कहाँ है? वूलिया ने जूलियान के ठिकाने के बारे में सोचते हुए पूछा। वह वहीं है जहां उसे होना चाहिए था। जहां तक तुम्हारा सवाल है, क्या तुम उसे छोड़कर चले जाओगे अगर मैं गंभीर हो जाऊं? दक्ष ने पूछा। मुझे आपसे संबंधित मामलों में इस तरह खुले तौर पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं उस तलवार के पीछे का रहस्य जानना चाहता हूं तो मुझे ये जानना होगा, वूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दक्ष की ओर उड़ चला, लेकिन तभी कुछ घटित हुआ। उसने देखा कि दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। आसपास का माहौल बदल गया है। वह पहले शहर में खड़ा था, लेकिन अब वह रेगिस्तान में था। जहां तक उसकी नजर जाती थी, शहर का कोई नामोनिशान नहीं था। अभी क्या हुआ? वूलिया असमंजस में बुदबुदाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गया। अभी क्या हुआ? वूलिया ने सोचा, क्योंकि वो खुद को उस स्थान से बहुत दूर पा रहा था जहां उसे होना चाहिए था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो अब कहाँ है। वो सिर्फ इतना देख पा रहा था कि वो उसी महाद्वीप पर नहीं है। उसने टेलीपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्ति पर किसी तरह का प्रतिबंध लगा हुआ था।
यह अस्थायी या स्थायी हो सकता था। उसे नहीं पता था कि यह क्या था। शहर में वापस आकर जब वू लिया गायब हो गया तो साम्राज्य के लोग समय की पाबंदी से मुक्त हो गए। फू मिन उस जगह देख रहा था जहां पहले वू लिया खड़ा था। तभी उसे वहां दक्ष दिखाई दिया। आज सब कुछ बहुत उलझन भरा था। पहले तो उसने देखा कि दक्ष और शू लियांग वहां थे, फिर वे दोनों वहां नहीं थे, जैसे कि वे पहले भ्रम में थे। फिर उसने वू लिया को देखा जो पलक झपकते ही गायब हो गई और दक्ष फिर से वहां दिखाई दिया। उसने इस बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया और दक्ष को चेतावनी दी, वहीं रुक जाओ, तलवार को छूने की हिम्मत मत करना। हम साम्राज्य से हैं और तुम गिरफ्तार हो। अपना हाथ उठाओ और पीछे हटो। दक्ष ने उन्हें लापरवाही से देखा और फिर आह भरी। उसने उन्हें अनदेखा किया और काली तलवार उठा ली। ये देखकर फू मिन क्रोधित हो गया। उसने दक्ष पर हमला किया, उसके पैरों को निशाना बनाया। वह दक्ष के पैरों को काटना चाहता था, लेकिन उसे जीवित छोड़ना चाहता था ताकि उसे सम्राट के सामने पेश किया जा सके। दक्ष, सावधान। जी शान दक्ष की ओर दौड़ते हुए आया और उसे हमलों से सावधान रहने की चेतावनी दी। दक्ष को हमला होते हुए दिख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने जी शान की तरफ देखा और मुस्कुराया। हमला होने से पहले ही वो गायब हो गया। जी शान भी उनके साथ गायब हो गया। वे दोनों एक अनजान जगह के खाली कमरे में प्रकट हुए। क्या हुआ, हम कहाँ हैं? जी शान ने पूछा, लेकिन उसे केवल एक ही उत्तर मिला। दक्ष ने अपने होंठ खोले और धीरे से कहा, सो जाओ। उस शब्द ने चमत्कार की तरह काम किया क्योंकि जी शान तुरंत सो गया और जमीन पर गिर गया। जी शान के सो जाने के बाद दक्ष ने आखिरकार अपना साहस दिखाया और फिर से खांसते हुए उसके मुंह से खून निकला। आह, कैसे शक्तिशाली गिर गए। वो देख सकता था कि मैं उतना मजबूत नहीं था। मुझे खुशी है कि उसने सच्चाई नहीं देखी। उसने अपने होठों से खून पोंछते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम वहां शांतिपूर्ण समय बिताओगे मेरे दोस्त। दुनिया बहुत बदल गई है और यह सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें इसका खामियाजा नहीं भुगतने दूंगा। वो पीला पड़ गया था, मानो वो पहले से ही कठिन समय से गुजर रहा हो। वो कमरे की छत की ओर देखता रहा, फिर उसकी लाल आंखें फिर से सुनहरी हो गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तारानकन 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 तारानकन। अंधेरे स्थान में वापस लोंग तियान अभी भी अपनी आंखें बंद करके खड़ा था, जबकि दक्ष जवाब सुनने और यह जानने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। लोंग तियान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। ये खत्म हो गया है, वो बुदबुदाया। क्या हुआ, क्या खत्म हो गया? दक्ष ने पूछा। लड़ाई खत्म हो गई है। मुझे लगता है तुम जीत गए हो। अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, लोंग तियान ने धीरे से कहा। रुको, तुमने मुझे अभी तक यह नहीं बताया कि तुम्हें मेरी जमीन के बारे में कैसे पता चला, दक्ष ने जल्दी में कहा। अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, बहुत देर हो चुकी है। अगली बार जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके अलावा जुन और तियान शेन से सावधान रहना। चीजों को बहुत हल्के में मत लेना, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। मुझे नहीं लगता कि वह फिर से तुम्हारी मदद करेगा। बस सावधान रहना, लोंग तियान ने आह भरते हुए कहा। दक्ष ने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सब कुछ गायब हो गया। सब कुछ अंधकार में हो गया। दक्ष आखिरकार कुछ महसूस कर सकता था, लेकिन उसे सिर्फ दर्द महसूस हो रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, मानो हजारों आंखें उसकी नसों पर वार कर रही हो। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसने महसूस किया कि वो अपनी उंगलियां हिला सकता है, लेकिन यह अत्यंत दर्दनाक था। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, जो दर्द कर रही थी। उसने अपने चेहरे पर कुछ गीला महसूस किया। उसने अपना चेहरा पोंछा और अपने हाथों को देखा, लेकिन पाया कि वे खून से लथपथ थे। दर्द की परवाह न करते हुए वह उठकर बैठ गया। सबसे पहला काम जो उसने किया वह ये था कि उसने नकली दुनिया से मिंग लैन को बुलाया। मिंग लैन नकली दुनिया की अंगूठी से बाहर आए।
सबसे पहले उसने जीशान को देखा, जो बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। उसने चारों ओर देखा और जल्द ही दक्ष को देखा, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जीवन मृत्यु की लड़ाई से गुजरा हो। उसके शरीर का 1 इंच भी हिस्सा सुरक्षित नहीं दिख रहा था। चारों तरफ घाव थे। उसका चेहरा भी खून से लथपथ था। वह दौड़कर उसके पास गई। इस बीच दक्ष ने पहले ही एक जीवन चिकित्सा गोली खा ली थी, जो उसके शरीर को ठीक कर रही थी। अजीब बात यह है कि उसकी मदद जितनी होनी चाहिए थी, उसकी तुलना में बहुत धीमी थी। गति बहुत धीमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सामान्य घाव नहीं थे जो किसी व्यक्ति को युद्ध के दौरान लग सकते हैं, बल्कि कुछ और थे। क्या हुआ? मिंग लैन ने दक्ष से पूछा और वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने कपड़ों से उसका चेहरा पोंछा जो खून से लथपथ था। कुछ नहीं हुआ, मुझे बस किसी से लड़ना था। चिंता मत करो, ये जितना है उससे भी ज्यादा बुरा लग रहा है, दक्ष ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। जब मिंग लैन उसके चेहरे से खून पोंछ रही थी तो उसने उसे दिलासा देने के लिए मुस्कुराहट बरकरार रखी कि यह गंभीर नहीं था। मैं देख सकती हूँ कि यह कितना गैर गंभीर है। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, मिंग लैन ने आह भरते हुए कहा। उसके शरीर से खून पोंछने के बाद उसने उसके कपड़े बदलने में भी मदद की। सौभाग्य से उसके बाहरी घाव अब तक ठीक हो चुके थे, इसलिए वह ये नहीं देख पाई कि वह कितना गंभीर था। दक्ष सीधा खड़ा होने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था। अगर वह दिखावा नहीं करना चाहता था तो वह पहले ही जमीन पर गिर गया होता, क्योंकि उसके पैर कांप रहे थे। जूलियान कहाँ है? उसने दक्ष को कपड़े पहनाने के बाद अचानक पूछा। जूलियान को दक्ष ने आंखें मूंदते हुए कहा। उसे भी नहीं पता था कि बच्चा असल में कहाँ था। क्या वह बच्चा था भी? उसे इस बात का भी यकीन नहीं था। आखिरी क्षण में बच्चे से जो शक्ति और आभा निकल रही थी वह स्वर्ग के देवताओं से कम नहीं थी। उसे सचमुच ऐसा लग रहा था कि वह स्वर्ग से एक शक्तिशाली प्राणी का सामना कर रहा है। भले ही उसने डार्क सैक्रिफाइस का उपयोग करने का फैसला किया था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि इससे उसे जीतने में मदद मिलेगी या नहीं। अल्पविराम। हाँ, क्या वह सुरक्षित है? मिंग लैन ने दक्ष से पूछा, ये सोचकर कि क्या उसे चोट लगी है। उसे अभी भी एहसास नहीं हुआ कि यह सब उसकी वजह से शुरू हुआ था। दक्ष के चोटिल होने का एकमात्र कारण ये था कि उसे जूलियांग से लड़ना पड़ा था। वह चला गया। वह ताकत हासिल करने के लिए अपनी यात्रा पर जाने की बात कर रहा था। मैंने उसे जाने दिया। दक्ष ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि यह बेहतर था। वह इस बारे में विस्तार से नहीं बताना चाहता था कि उसे एक बच्चे से कैसे लड़ना पड़ा और वह कैसे बर्बाद हो गया। वह चला गया। मिंग लैन ने संदेह से पूछा। हाँ, हम उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे, शायद इसलिए क्योंकि वह हमारे विपरीत दिशा में जा रहा है, दक्ष ने आह भरते हुए समझाया। हमारा अपना एक रास्ता है जो उससे अलग है। समझाने के बाद दक्ष बैठ गया और अपने पैरों को आराम देने लगा। उसने अपने शरीर को आराम दिया। मिंग लैन ने जीशान को देखा, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था। वह बेहोश है, लेकिन उसे चोट नहीं लगी है। मैंने पहले ही जांच कर ली है। चिंता मत करो, दक्ष ने मिंग लैन से कहा जब उसने उसे चिंतित देखा। मिंग लैन ने अपना सिर हिलाया और दक्ष के पास बैठ गई। लान एर, क्या तुम बाहर देख सकती हो कि हम कहाँ हैं? दक्ष ने उससे पूछा, क्योंकि उसने कुछ दूरी पर खिड़की देखी थी। मिंग लैन ने सिर हिलाया और खड़ी हो गई। वह खिड़की की ओर चली गई और बाहर देखने लगी। अल्पविराम। मिंग लैन ने जो कुछ देखा उसका वर्णन करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हम किसी कस्बे में हैं। इमारतें शहर की तुलना में बहुत कम भव्य हैं। लोगों के कपड़े भी अलग तरह के हैं। तो हम कहीं और टेलीपोर्ट हो गए हैं। यह अच्छा है। मुझे लगता है कि हमें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद उसने सोचा होगा कि हमारे लिए यहाँ रहना बेहतर होगा। बुरा नहीं है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये समझते हुए कि यह उसी का काम था जो उसके शरीर पर कब्जा कर रहा था। आप वापस आ सकते हैं। काम पर जाने से पहले हम थोड़ी देर आराम कर लें, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा।
उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने लगा। मिंग लैन भी उसके पास बैठ गई। वह अपना सिर उसके कंधे पर रखने ही वाली थी, लेकिन उसने ऐसा करना बंद कर दिया क्योंकि उसे लगा कि इससे उसे चोट लग सकती है। वह सीधी बैठी रही और उसे देखती रही। दक्ष को नींद आने में सिर्फ 1 घंटा ही बीता था। उसे आखिरकार ऐसा लग रहा था कि इतनी सारी चीजें होने के बाद अब वह आराम कर सकता है। मिंग लैन सोई नहीं, मानो वह उसकी रखवाली कर रही हो। जी शान के जागने में 2 घंटे और लग गए। जी शान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? दक्ष, उसने आश्चर्य से कहा जब उसने दक्ष को सोते हुए देखा। वह ठीक है, बस सो रहा है, मिंग लैन ने उसे समझाया। हम पर हमला हुआ था, हम यहाँ कैसे पहुँच गए? जी शान ने खड़े होकर सोचा। वह खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे शहर में कहीं दुश्मनों से बचने के लिए छिपे हुए हैं। क्या बिल्ली है? वह ये जानकर दंग रह गया कि वे वहां नहीं थे। बाहर का नजारा बिल्कुल अलग दिख रहा था। घनी आबादी वाले शहर के बजाय ऐसा लग रहा था कि वे एक उजाड़ कस्बे में रह रहे हैं। हम कहाँ हैं? उसने मिंग लैन से पूछा। मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसे भी पता होगा क्योंकि उसने मुझसे भी ऐसी ही बात पूछी थी, मिंग लैन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मुझे लगता है कि उसने आखिरी क्षण में उसे एक यादृच्छिक स्थान पर लाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। जागने के बाद उसे यह जानने की आवश्यकता होगी कि हम कहाँ हैं, जी शान ने दक्ष को देखते हुए कहा। मैं बाहर जाकर पता लगाने की कोशिश करूंगा कि हम कहाँ हैं। शायद मुझे कुछ नक्शे भी मिल जाएं। तुम यहीं रहो और उसकी रक्षा करो। मैं अभी वापस आता हूँ, उसने आगे कहा और फिर बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर चल दिया। वह कमरे से बाहर निकलकर नीचे चला गया। ऐसा लग रहा था कि इमारत में कोई नहीं है, मानो वह एक सुनसान इमारत हो। जी शान इमारत से बाहर निकले और सड़कों पर लोगों को ढूंढने की कोशिश की जो ज्यादातर खाली थी। ऐसा लग रहा था कि शहर में शायद ही कोई हो या फिर बाहर कोई नहीं था। जी शान एक घर की ओर चल पड़ा क्योंकि उसे सड़कों पर कोई नहीं मिला। उसने दरवाजा खटखटाया। जल्द ही दरवाजा खुल गया। अल्पविराम, एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और जी शान को देखा। उसने पूछा। मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन मैं यहाँ नया हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हम कहाँ हैं और मुझे यहाँ नक्शा कहाँ मिल सकता है? जी शान ने बुढ़िया से पूछा। मैं सोच रही थी कि हमारे पुराने शहर को नया चेहरा क्यों मिलेगा, तो तुम अपना रास्ता भूल गए हो। ये देशमेश का परित्यक्त शहर है, यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ बहुत ज्यादा लोग भी नहीं रहते। जो लोग यहाँ रहते हैं वे भी धीरे धीरे यहाँ से जा रहे हैं, बूढ़ी औरत ने आह भरते हुए अपनी परेशानी बताई। चूंकि जी शान को इस शहर की भलाई या यहाँ की समस्याओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने विस्तार से कुछ नहीं पूछा। उसने अपना ध्यान अपने काम पर ही केंद्रित रखा। क्या मुझे नक्शा मिल सकता है? या क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम निकटतम राज्य से कितनी दूर हैं? उसने पूछा। आपको यहाँ कोई नक्शा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि यदि आप उस दिशा में जाएंगे तो आप निकटतम राज्य पा सकते हैं। 3 दिन चलने के बाद आप शाही शहर तियान में साम्राज्य तक पहुँच जाएंगे, उसने जीशान से कहा। तियान में राज्य और हम जहाँ थे उसके बीच 2 राज्य थे। अगर ये 3 दिन की दूरी है तो हम लगभग वहीं होंगे, उसने सोचा जब उसे अपनी अनुमानित स्थिति का पता चला। मुझे बताने के लिए धन्यवाद, उसने वापस मुड़ने से पहले बूढ़ी महिला को धन्यवाद दिया। जी शान उस परित्यक्त इमारत में वापस चली गई जहां दक्ष और मिंग लैन रह रहे थे। जब वह चल रहा था तो उसे पीछे से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो घोड़ों पर सवार लोगों का एक समूह उसकी ओर आ रहा था। उनके कपड़ों से ऐसा लग रहा था कि वे डाकू हैं। तो यही कारण है कि सड़कें खाली हैं। वे इतने ताकतवर नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस शहर में कोई किसान नहीं है। शायद इसीलिए वे डरकर शासन करते हैं, उसने डाकुओं को देखते हुए बुदबुदाया।
लड़ाई की इच्छा न रखते हुए जीशान डाकुओं को जाने देने के लिए सड़क के किनारे चले गए। मालिक, ये तो नया आदमी लगता है, डाकुओं में से एक ने आगे चल रहे व्यक्ति से कहा। हाँ, वह नया लड़का लग रहा है। वह यहाँ कैसे आया? प्रवेश और निकास द्वार पर हमारे लोग हैं, कोई कैसे अंदर आ सकता है? एक अन्य डाकू ने समझाया। अल्पविराम। जीशान उनकी बातचीत सुन सकता था, लेकिन उसने तब तक उनकी बात अनसुनी की जब तक उसने प्रवेश और निकास द्वार बंद होने के बारे में नहीं सुन लिया। चूंकि वे यहाँ टेलीपोर्ट हुए थे, इसलिए रुकावट उनके लिए मायने नहीं रखती थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि यह उन्हें संदिग्ध बना देगी। जीशान को एहसास हुआ कि वे शायद उससे पूछताछ शुरू कर देंगे, जिससे मामला और भी उलझ जाएगा। वह बेवजह झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना सोचना शुरू कर दिया। तुम वहाँ रुको, डाकुओं ने जीशान से पूछा, क्योंकि उन्होंने उसके सामने घोड़ों को रोक दिया था। जीशान रुक गया और अपनी नजर उठाकर उनकी ओर देखने लगा। हाँ, उसने पूछा, तुम कौन हो और हमारे शहर में क्या कर रहे हो? डाकुओं के सरदार ने जीशान से पूछा। मैं तो बस एक भटकता हुआ साधक हूँ जो अपना रास्ता भूल गया है। मैं यहाँ तियानवे साम्राज्य का स्थान खोजने आया हूँ, जीशान ने समझाया। तुम शहर में कैसे घुसे जबकि हमारे प्रवेश और निकास द्वार पर सुरक्षा कर्मी हैं? इसके अलावा अगर तुम तियानवे साम्राज्य का रास्ता खोज रहे थे तो तुमने सुरक्षा कर्मियों से क्यों नहीं पूछा और अपने रास्ते पर क्यों नहीं चले गए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें बेवकूफ बना सकते हो? तुम कौन हो? जीशान की कहानी में समस्याएं देखकर डाकुओं के सरदार ने आश्चर्य से कहा। जीशान को पता था कि उसके जवाब से यह सवाल सामने आ सकता है, इसलिए उसने पहले से ही इसका समाधान सोच लिया था। मैं प्रवेश द्वार से अंदर नहीं आया, मैं दीवारें फांद कर आया, क्योंकि मैं प्रवेश द्वार खोजने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने आपके पहरेदारों को नहीं देखा। अगर मैंने उन्हें देखा होता तो मैं अब तक अपने रास्ते पर निकल चुका होता, वरना मैं इस भूतहा शहर में क्यों भटक रहा होता? उसने जवाब दिया। डाकुओं को उसका स्पष्टीकरण उचित लगा। तो तुम्हें अभी भी तियानवे साम्राज्य का रास्ता नहीं मिला? डाकुओं ने पूछा। मैंने किसी व्यक्ति को नहीं देखा है, इसलिए मुझे नहीं पता। कृपया मुझे रास्ता बताएं ताकि मैं जा सकूं, जीशान ने उत्तर दिया। अल्पविराम। डाकू सरदार ने हाथ हिलाकर सहमति जताई। कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें तियानवे राज्य जाने की जरूरत है। तुम्हारे कपड़ों से मैं देख सकता हूँ कि तुम अमीर हो। मैं तुम्हें वहाँ पैदल नहीं जाने दूंगा, ये तुम्हारे पैरों के लिए अच्छा नहीं होगा, डाकू सरदार ने कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। जीशान उनके चेहरे पर उनके इरादे साफ देख सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अनजान बनने का नाटक किया और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? चूंकि तुम इतने अमीर हो तो क्यों न तुम हमें अपनी स्टोरेज रिंग लेने दो। तुम यहाँ सो सकते हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे सामान का ख्याल रखेंगे, डाकुओं के सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने दूसरे डाकू की तरफ देखा। अन्य डाकू अपने घोड़ों से उतरकर डरावने अंदाज में हंसने लगे। आह, क्या यही वह रास्ता है जिसे आप सभी ने चुना है? जीशान ने आह भरते हुए पूछा। डाकुओं ने अपनी तलवारें निकाल ली। तुम्हारी मौत का रास्ता? हाँ, हमने वही चुना है। तुम्हें लगता है कि मेरे मरने का रास्ता तुम्हारे पास है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? मैं वास्तव में लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं ये जानना चाहता था कि मैं कहाँ हूँ। अगर तुम सच में इस चीज को उड़ाना चाहते हो और मुझे लूटना चाहते हो, तो तुम सिर्फ अपने आप को दोषी ठहरा सकते हो, जीशान ने भारी स्वर में कहा और उसने अपनी स्टोरेज रिंग से तलवार निकाली। ओह, तुम भी एक साधक हो, डाकुओं के सरदार ने तलवार को देखते ही कहा। पहले उसे नहीं लगा था कि जीशान एक साधक है, लेकिन जब उसने तलवार पकड़ी तो उसे लगा कि वह एक साधक को देख रहा है। क्या अब भी इससे कोई फर्क पड़ता है? जीशान ने सहजता से मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा नहीं है, चूंकि तुम एक कल्टीवेटर हो, इसलिए तुम्हारे पास अपने स्टोरेज रिंग में और भी बेहतर चीजें हैं, डाकुओं के नेता ने मुस्कुराते हुए कहा।
सब लोग एक साथ हमला करो। उसने अभी भी जीशान की पहचान खोजने में ज्यादा प्रयास नहीं किया, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं था कि एक शक्तिशाली कल्टीवेटर बिना किसी नक्शे के अकेले आगे बढ़ सके। इसका मतलब सिर्फ यही है कि वह आदमी सिर्फ एक तुच्छ व्यक्ति था। सभी डाकुओं ने एक साथ जीशान पर हमला कर दिया। तारानकन 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 तारानकन। दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। हालांकि उसके शरीर में अभी भी दर्द था, फिर भी वह बेहतर था। उसके पैर अब नहीं कांप रहे थे और उसके ज्यादातर अंदरूनी घाव भी ठीक हो गए थे। अल्पविराम। वह धीरे से खड़ा हुआ और जम्हाई लेते हुए अपनी बाहें फैला दी। मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद, उसने उसके सिर को सहलाते हुए कहा। जीशान कहाँ है? दक्ष ने उलझन में पूछा। मिंग लैन ने खड़े होकर उसे समझाया। वह कुछ देर पहले ये पता लगाने के लिए बाहर गया था कि हम कहाँ हैं। उसे जल्दी ही वापस आ जाना चाहिए। उसे गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। ओह! दक्ष खिड़की के पास गया और बाहर की ओर देखने लगा। ये जगह खतरनाक नहीं लगती। मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह पीछे मुड़ा और मिंग लैन को देखने लगा। क्या तुम भी झपकी लेना चाहती हो? मैं निगरानी रख सकता हूँ, उसने उससे पूछा। मैं ठीक हूँ, मुझे सोने की जरूरत नहीं है, मिंग लैन ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, चलो फिर बाहर चलते हैं। हम उसे ढूंढ लेंगे और फिर हम अपने रास्ते पर निकल जाएंगे, दक्ष ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। वे एक साथ बाहर चले गए। वह जीशान को तेजी से ढूंढने के लिए शहर से गुजरते हुए अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार कर रहा था। रास्ते में उन्होंने सर्प सम्राट को भी बुलाया, क्योंकि वह अभी भी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे थे। हाँ, तो तुमने आखिरकार इस राजा को बुला ही लिया। तुम जिस बर्डी का इस्तेमाल कर रहे थे उसका क्या हुआ? क्या तुम उससे थक गए हो? सांप सम्राट ने बाहर आते ही कहा। ठीक है, मैं उसे बाहर बुला लूंगा, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम वापस जा सकते हो। अरे अरे रुको, ये राजा अंदर बोर हो रहा था। मुझे बाहर ही रहने दो। इस दुनिया को इस सम्राट की असली महिमा देखने की जरूरत है। तुम उन्हें मेरी कमी महसूस नहीं करवा सकते। उनकी भलाई के लिए मैं तुम्हें मेरे साथ बाहर आने की अनुमति देता हूँ, सांप सम्राट ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वह वापस जाने को तैयार नहीं था। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जैसे कि तुम्हें वापस जाने में डर लग रहा है। अंदर क्या हुआ? दक्ष ने उसे संदेह भरी नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ, कुछ नहीं। तुम क्या बात कर रहे हो? बातें बनाना बंद करो। ये स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं है क्योंकि इस राजा का वहाँ सम्मान नहीं किया जाता। सांप सम्राट ने बिना पूछे ही खंडन कर दिया। आह, तो यही बात है। तुम बिल्कुल बच्चे जैसे हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सांप सम्राट के सिर को सहलाया। इस बच्चे को राजा की तरह समझना बंद करो। मेरा मतलब है, इस राजा को बच्चे की तरह समझना बंद करो। सांप सम्राट ने घबराते हुए कहा। तुम ही बच्चे हो। अल्पविराम, तुम वह बच्चे हो, सांप सम्राट ने दक्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा। दक्ष सिर्फ व्यंग्यपूर्वक मुस्कुरा सकता था। वह समझ सकता था कि अंदर क्या हो रहा था। पिछली बार ओरियन ने स्नैक सम्राट को हराया था। स्नैक सम्राट पहले ही शासक का खिताब छोटी बर्फ से हार चुका है और अब उसने ओरियन से दूसरे सबसे मजबूत का खिताब भी खो दिया है। चाहे वह कितना भी कहे कि अमीर लोग अन्याय हैं, फिर भी उसे पता था कि वह हार चुका है। खुद को इस तरह देखकर दक्ष को यकीन हो गया कि वह अंदर से परेशान और शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा, क्योंकि वह इतना घमंडी है। यद्यपि सर्प सम्राट एक बेशर्म शेखी बघारने वाला व्यक्ति था, फिर भी वह इतना बेशर्म नहीं था कि इस बात से प्रभावित न हो। दक्ष को सांप सम्राट के लिए कुछ बुरा महसूस हुआ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। बेशक मेरा सबसे मजबूत जानवर कोई बच्चा नहीं हो सकता, उसने सांप सम्राट को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल,
जब तक तुम समझते हो तब तक यह अच्छा है। इस सम्राट के अधीन तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। बस मेरे प्रति वफादार रहो और मेरी बात सुनो, सांप सम्राट ने गर्व से कहा। अब चलो, बड़े हो जाएं। हमें अपने रास्ते पर चलना होगा। हम पहले ही देर हो चुकी है। हमें जीशान को लेकर निकलना होगा, दक्ष ने समझाया। वह छोटा सा इंसान वापस आ गया है। ठीक है, चूंकि तुम मेरे भरोसेमंद अनुयायी हो, इसलिए मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा, सांप सम्राट ने कहा, क्योंकि वह बड़ा होने लगा था। यह इतना बड़ा हो गया कि 5 लोगों को आसानी से ले जा सकता था। हालांकि उसे केवल 3 लोगों को ले जाने की जरूरत थी, क्योंकि वह उत्साहित था। पहले उससे लगता था कि वह ओरियन और लिटिल स्नो की वजह से यहाँ सबसे मूल्यवान जानवर नहीं था, लेकिन दक्ष द्वारा उसकी प्रशंसा करने के बाद वह फिर से अपनी पुरानी लय में आ गया। दक्ष मुस्कुराया और अपनी कार्रवाई के सफल होने से प्रसन्न हुआ। वह मिंग लैन की ओर मुड़ा। उसने अपना दाहिना हाथ उसके घुटनों के नीचे और बायां हाथ उसकी पीठ पर रखा और फिर उसे उठा लिया। वह हवा में ऐसे चलने लगा जैसे वह सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो जो वहां थी ही नहीं। आकाशीय क्षेत्र ने उसे हवा में चलने की क्षमता दी, भले ही उसने उसे उड़ने की अनुमति नहीं दी। दक्ष सांप सम्राट के ऊपर चला गया और मिंग लैन को नीचे रख दिया। वे दोनों बैठ गए। शहर के ऊपर से उड़ो। हमें जीशान को ढूंढना है, दक्ष ने आदेश दिया। हाँ, उसे ढूंढो। क्या तुमने फिर से उस छोटे जानवर को खो दिया? ठीक है, ये शक्तिशाली प्राणी तुम्हें उसे खोजने में मदद करेगा, सांप सम्राट ने उड़ना शुरू करते हुए कहा। वह कुछ ही देर के लिए उड़ा था कि उसने टिप्पणी की, क्या ये वही आदमी नहीं है? ऐसा लगता है कि उसे कुछ दोस्त मिल गए हैं। दक्ष अब तक जीशान को भी देख सकता था। वह कुछ डाकुओं का सामना कर रहा था। लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी। दक्ष लड़ने के लिए आगे नहीं आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दुश्मन कमजोर हैं। वह उनसे आसानी से निपट सकते हैं। यहाँ तक कि मिंग लैन भी देख सकती थी कि जीशान तनावग्रस्त नहीं दिख रहा था। ऐसा क्यों है कि बैटल हमेशा तुम लोगों को ढूंढ लेता है? वह अभी बाहर गया है और वह पहले से ही युद्ध में शामिल है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। तुम युद्ध में शामिल हुए बिना 1 महीने तक सुरक्षित नहीं रह सकते। क्या तुम लोगों के पास कोई गंध या कुछ ऐसा है जिससे परेशानी हो सकती है? मिंग लैन ने मजाक करते हुए दक्ष से पूछा। काश मुझे पता होता। इस समय मैं भी थकने लगा हूँ। मैं बस चुपचाप स्थिर रहना चाहता हूँ और मजबूत बनना चाहता हूँ, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, हम जल्द ही छुट्टी लेंगे। कम से कम इससे हमें कुछ शांति तो मिलेगी। ब्रेक? मिंग लैन ने चौंक कर पूछा। उसे लगा कि वे युद्ध रोकने के लिए मिंग्यू के राज्य तक पहुंचने की जल्दी में होंगे। ब्रेक का क्या मतलब था? हाँ, कुछ भी करने से पहले मुझे एक कानून में महारत हासिल करनी होगी। मैं इसे महीनों से टाल रहा हूँ, सही समय खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक मौका है इसे समझ लेना अच्छा रहेगा, दक्ष ने समझाते हुए कहा। उसके पास अभी भी भाग्य के सर्वोच्च कानून का कानून गोला था जिसे वह समझ नहीं पाया था। उसने सोचा था कि वह जीशान को खोजने के बाद ऐसा करेगा, लेकिन तभी सारा हंगामा हुआ जिससे उसे अपनी योजनाओं में देरी करनी पड़ी। अब उसे लगा कि उसके पास सही समय है। अल्पविराम, मैं कोई सुनसान पहाड़ ढूंढ लूंगा। तुम लोग बाहर डेरा डाल सकते हो, उसने कहा। उसने जल्द ही मिंग लैन के चेहरे पर कुछ चिंताएं देखी। क्या कुछ गड़बड़ है? मिंग लैन कुछ कहने में झिझकी। क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? दक्ष ने पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह क्या है। जब दक्ष और मिंग लैन बात कर रहे थे तब जमीन पर लड़ाई शुरू हो गई थी। डाकुओं ने एक साथ जीशान पर हमला किया था। उन्हें पता नहीं था कि जिस पर वे हमला कर रहे थे उसका एक साधना केंद्र दक्ष के पास था। दूसरी ओर उनकी अपनी साधना आत्मा स्थापना क्षेत्र में मुश्किल से ही थी। इस स्थिति में शक्ति का अंतर बच्चों और वयस्कों के लिए जितना था उससे कहीं ज्यादा बुरा था। डाकू सिर्फ बच्चे थे जो जीशान पर हथियार लहरा रहे थे।
वे ताकत या गति में बराबरी नहीं कर सकते थे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें हवा में चलने की क्षमता नहीं थी। जैसे ही उन्होंने जीशान पर हमला किया, वह हवा में ऊपर उठ गया और उनकी पहुंच से दूर चला गया। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ गड़बड़ मत करो, उसने आह भरते हुए कहा। उसने अपनी तलवार को धीरे से हिलाया, जिससे क्यूई की एक लहर निकली जो डाकू के नेता पर लक्षित थी। अचानक हुई इस घटना को देखकर डाकुओं के सरदार का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घोड़े की लगाम खींचकर उसे आगे बढ़ाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अभी भी घोड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी हमला उसकी गर्दन के आर पार हो गया। घोड़ा आगे बढ़ा और उसके साथ साथ आदमी का शरीर भी आगे बढ़ा। हालांकि आदमी का सिर शरीर पर नहीं था, वह पहले ही जमीन पर लुढ़क चुका था। दूसरे डाकू उस आदमी को उड़ता देखकर डर गए। वे जानते थे कि इसका क्या मतलब है। उनमें से किसी ने भी उस आदमी पर हमला करने के बारे में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें अपने बीच का अंतर पता चल गया था। इसके बजाय वे सभी भागने लगे। लोग विपरीत दिशा में भाग गए। तुम्हें लगता है कि तुम किसी पार्टी में आए हो। तुमने मुझे रोकने का फैसला किया, तुमने मुझ पर हमला करने का फैसला किया, और अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें भागने की अनुमति दी जानी चाहिए। जीशान ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पहले से ही निराश था कि वह पिछली लड़ाई में दक्ष की मदद नहीं कर पाया था। वह केवल दक्ष को पराजित होते हुए देख सकता था। वह कमजोर महसूस कर रहा था। अब जब उसका सामना कमजोर लोगों से हुआ जिन्होंने उसे धमकाने की हिम्मत की, तो वह जानता था कि इन सब के बाद उन्हें जाने देना भी उसके लिए बहुत शर्मनाक होगा। अल्पविराम। उसे मारने की कोशिश करने वाले लोगों को भागते देख जीशान को और अधिक गुस्सा आया। जैसे ही जीशान ने भागते हुए आदमियों पर हमला किया, दक्ष ने ये सुनिश्चित करने के लिए एक छोटी सी नजर डाली कि सब कुछ ठीक है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि जीशान दुश्मनों से ठीक से निपट रहा है, उसने अपना ध्यान वापस मिंगलैन पर केंद्रित कर दिया। मुझे बताओ, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? उसने पूछा। बस इतना ही है कि बहन मिंग्यू, जब हम सब अपने बारे में बात कर रहे थे, तो हमने उसकी परिस्थितियों के बारे में सुना। जब वह चली गई थी, तब उसका साम्राज्य युद्ध के कगार पर था। मैंने सुना है कि आप उसके साम्राज्य की ओर जा रहे थे। मैं उसके चेहरे पर उसके साम्राज्य के बारे में चिंता महसूस कर सकता था। वो शायद यह न कहे, लेकिन वह वास्तव में चिंतित है। मुझे यकीन नहीं है कि इसमें देरी करना अच्छा होगा, मिंगलैन ने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा। उसकी बातें सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक खालीपन सा भाव आ गया। उसने अपने माथे पर ऐसे थपकी दी जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो। आह, ये बात मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गई। मैं इस महाद्वीप पर जीशान के लिए नहीं आ रहा था। उसे ढूंढना उससे मिलने का एक हिस्सा था। मुख्य लक्ष्य साम्राज्य को प्राप्त करना था। मैं इतनी महत्वपूर्ण बात को कैसे भूल सकता हूँ? उसने कहा। आह, तुम भूल गए थे? मिंगलान ने खुद पर विश्वास न करते हुए पूछा। मैं भूला नहीं हूँ, मुझे बस अपने मुख्य उद्देश्य तक पहुँचने का समय नहीं मिला, और यह बात मेरे दिमाग से निकल गई। मैंने अभी अभी जीशान को पाया था, इसलिए मैंने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जीशान, उसने पुकारा। जीशान ने आधे डाकुओं को मार दिया था, और वह बाकी को भी मारने वाला था जब उसे दक्ष ने बुलाया। जीशान ने हमला करना बंद कर दिया और पीछे मुड़कर देखा। वो दक्ष को मिंगलैन के साथ सांप सम्राट के ऊपर बैठे हुए देख सकता था। क्या तुम्हें पता चला कि हम कहाँ हैं? दक्ष ने पूछा। मैंने किया, जीशान ने उत्तर दिया। अच्छा, उन डाकुओं पर समय बर्बाद करना बंद करो, वापस आ जाओ, हमें कहीं जाने की जल्दी है, दक्ष ने उससे जल्दी में कहा। दक्ष के स्वर में जल्दबाजी देखकर जीशान को एहसास हुआ कि उसे किसी काम के लिए देर हो रही होगी। उसने भाग रहे डाकुओं पर एक आखिरी नजर डाली और फिर आह भरी। सर्प सम्राट की ओर चलने से पहले उसने अपना सिर हिलाया। वो सर्प सम्राट पर उतरा और उसके पास बैठ गया। हमसे 2 दिन की दूरी पर तियान में साम्राज्य का शाही शहर है, उसने दक्ष को बताया, जिससे उसे उनके स्थान का अंदाजा हो गया। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और अपनी अंगूठी से एक नक्शा निकाला।
उसने यह नक्शा पिछले शहर में खरीदा था। उसने नक्शे पर तियानमे साम्राज्य को खोजने की कोशिश की। वो तियानमे साम्राज्य है, वहां एस्टेरिया साम्राज्य है, वो मिंग्यू का घर होना चाहिए, दक्ष ने नक्शा देखते हुए कहा। अजीब बात है, क्वांडी साम्राज्य और ट्रिसियन साम्राज्य, जिनके बारे में उसने कहा था कि वे इस संघर्ष में शामिल है, नक्शे पर नहीं है। यह इस महाद्वीप पर केवल एक साम्राज्य दिखाता है और वह है एस्टेरिया साम्राज्य। बाकी दो साम्राज्यों के बारे में क्या? उसने असमंजस में नक्शे को देखते हुए सोचा। अगर यह मिंग्यू के घर के बारे में है तो आप उसे बुलाकर क्यों नहीं पूछते? जी शान ने सुझाव दिया। सही, दक्ष ने नकली दुनिया से मिंग्यू को बुलाया। जैसे ही मिंग्यू बाहर आए, उसने जी शान और दक्ष को देखा। जी शान, तुम यहाँ हो, महाद्वीप में अकेले तुम्हारा समय कैसा रहा? उसने पूछा। जी शान ने सिर हिलाते हुए आह भरी। अगर आप न पूछे तो बेहतर होगा। मैं इसे कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन सुखद नहीं। हालांकि मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने मुझे मेरे जीवन की सबसे अच्छी यादें दी, जिन्हें मैं कभी नहीं भूलना चाहूंगा। मिंग्यू उलझन में थी कि क्या हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाती, उसका ध्यान दक्ष की ओर गया। 1 मिनट के लिए उसे भूल जाओ और यहाँ ध्यान केंद्रित करो। क्या तुम भूल गए कि हमारा लक्ष्य तुम्हारे एस्टेरिया साम्राज्य तक जाना है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रश्न है। यहाँ मेरे पास इस महाद्वीप का एक नक्शा है। इसमें एस्टेरिया साम्राज्य है जिसे हम खोज रहे थे, लेकिन मैंने कुछ अजीब भी देखा। मैं कियांडी साम्राज्य या ट्रिसियन साम्राज्य नहीं देख पा रहा हूँ। क्या तुम कुछ समझ सकते हो? उसने मिंग्यू से पूछा। मिंग्यू उसके सामने बैठ गया और नक्शे को देखने लगा। यह एस्टेरिया साम्राज्य है, सीमाएं भी एक जैसी ही लगती है। नक्शे पर अन्य साम्राज्य क्यों नहीं दिखाए गए हैं? मिंग्यू भी उलझन में दिख रहा था। क्या ये संभव है कि युद्ध वास्तव में लड़ा गया था और एस्टेरिया साम्राज्य ने अन्य साम्राज्यों को मिटा दिया था? मिंग लैन ने कहा। ऐसा तब तक संभव नहीं होना चाहिए जब तक कि कुछ असाधारण घटना न घट जाए, लेकिन ऐसा संभव प्रतीत होता है क्योंकि अन्य साम्राज्य मानचित्र पर नहीं है, मिंग्यू ने आश्चर्य व्यक्त किया। एक और संभावना यह है कि जिस राज्य से आपने नक्शा खरीदा है वह एस्टेरिया साम्राज्य के अंतर्गत आता है। संघर्ष के कारण शायद एस्टेरिया साम्राज्य ने अपने नक्शों से अन्य साम्राज्यों के नाम हटाने का फैसला किया हो, जी शान ने सुझाव दिया। हाँ, यह अधिक तर्कसंगत है। एक राजनीतिक स्टंट, दक्ष ने इस स्पष्टीकरण को उचित पाते हुए कहा। यहाँ तक कि मिंग्यू ने भी अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि यह संभव है। भ्रम दूर होने के बाद दक्ष ने मिंग्यू को वापस भेज दिया, जो खुश थी कि वह जल्द ही अपने घर पहुंचने वाली थी। यात्रा का निर्णय लेने के बाद सर्प सम्राट एस्टेरिया साम्राज्य की दिशा में रवाना हो गया। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल ऑल नोवेल एक्सप्लेनर और सुपर FM स्टोरी पर अपलोड होगी, और मेरे टेलीग्राम चैनल नोवेल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। दक्ष को ये देखकर खुशी हुई कि मिंग्यू अपने घर आकर बहुत उत्साहित दिख रही थी। हालांकि वो कुछ हद तक निराश भी था, क्योंकि उसके पास भाग्य के नियम का ओघ था जिसका वो उपयोग नहीं कर सकता था। समझ के लिए समय की आवश्यकता थी, जो महीनों में हो सकता था। समय ही वो चीज थी जो अब उसके पास नहीं थी, क्योंकि कुछ समय के लिए छुट्टी लेने की उसकी मूल योजना धरी की धरी रह गई थी। वो इसे मजेदार मानने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने कानून के गोले खोजने के लिए बहुत मेहनत की थी। ये चीजें लोगों के लिए खजाना थी, लेकिन अब जब उसके पास एक था तो वह उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। क्या आप निराश हैं कि आप वह नहीं सीख पाए जो आप सीखना चाहते थे? मिंग लैन ने दक्ष से पूछा, ये समझते हुए कि वह कानून सीखना चाहता था। कुछ नहीं, मैं इसे बाद में भी सीख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बाद में समय नहीं होगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं इसे तब सीख सकता हूँ जब मैं उसे वापस ले जाऊंगा। हाँ, ये बेहतर है। कोई भी देरी बुरी है, क्योंकि वह पहले से ही इतने लंबे समय से इंतजार कर रही है, मिंग लैन ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ,
मैंने पहले ही उसे बहुत देर तक इंतजार करवाया है। अगर मैं उसे और इंतजार करवाता रहा तो ये बहुत बुरा होगा, क्योंकि उसका परिवार किसी भी क्षण खत्म हो सकता है। जल्दी करना बेहतर है, दक्ष ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा। अल्पविराम, मैंने पहले ही उसे बहुत देर तक इंतजार करवाया है। बेहतर होगा कि मैं अब और देरी न करूं। जहां तक नियति के नियम की बात है, मुझे संदेह है कि यह मेरी ताकत भी बढ़ा सकता है, क्योंकि यह नियति से संबंधित है। उसकी जमीन पर चीजों को संभालने के बाद मैं इससे समझ सकता हूं, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, यदि वहां स्थिति कठिन है तो कम से कम मैं उसके माता पिता को वहां से निकलने में मदद कर सकता हूं। हाँ, अपने भाई की मौत के बाद उसके माता पिता ही उसके परिवार के एकमात्र बचे हुए लोग हैं। मुझे यकीन है कि वह उन्हें जीवित देखकर खुश होगी। मिंग लैन ने सिर हिलाते हुए आह भरी। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत देर नहीं कर दूंगा, दक्ष ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा। गर्म हवाएं उसकी त्वचा को छू रही थी और वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा था कि तियान शेन दर्पण में फंस गया था, इसलिए जब तक वह अंत में जून की बात नहीं सुनता, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन चीजें वैसी नहीं थी। उसकी ताजा जानकारी के अनुसार ये योजना उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तियान शेन आईने में फंसा हुआ नहीं था, बल्कि वो सबसे बड़ी योजना का निर्माता था। अगर दक्ष की किस्मत अच्छी होती तो तियान शेन अभी भी सो रहा होता और उसके बारे में कुछ नहीं जान पाता। लेकिन अगर किस्मत उसके साथ नहीं होती तो वह आदमी पहले से ही जाग चुका होता और उस पर नजर रख रहा होता। उनके अनुसार ये संभवतः सबसे खराब स्थिति थी। वह आकाश की ओर देखता रहा और सोचता रहा कि क्या तियान शेन इस दुनिया में कहीं उसे देख रहा है। उसने पहले कभी इतना मजबूत होने की जरूरत महसूस नहीं की थी जितनी अब महसूस कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसके पास समय है। उसने अपनी वंशावली को पूरी तरह से जागृत नहीं किया था। अपनी पूरी वंशावली को जागृत करने के बाद ही वो तियान शान की नजरों में गिरने वाला था। तब तक वो सुरक्षित था। मुझे अपने वंश के पूरी तरह से जागने से पहले जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनना होगा, उसने अपने हाथ को देखते हुए सोचा। उसने एक और संभावना के बारे में भी सोचा था। अगर उसने परीक्षण पूरा करना छोड़ दिया तो वह अपनी रक्तरेखा को फिर से नहीं जगा पाएगा। अगर वो असफल हो गया तो ये सीमित हो जाएगा ताकि वो सुरक्षित रह सके। लेकिन उन्होंने इस योजना को छोड़ दिया क्योंकि इसमें कई जटिल तत्व शामिल थे। सबसे पहले, यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। परीक्षण में असफल हो जाता तो इसका मतलब ये होता कि इस अद्भुत वंश को जगाने की उसकी यात्रा रुक जाती और वह एक ऐसा अवसर खो देता जिसे वह खोना नहीं चाहता था। दूसरे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि तियान शेन उसकी वंशावली को किसी भी तरह से नहीं चुराएगा, भले ही वो और अधिक अपडेट करने में विफल रहा हो। किसी भी मामले में तियान शेन की दया पर रहने के बजाय उसने तियान शेन को हराने के लिए सच्ची ताकत का विकल्प चुनना पसंद किया। अगर वो सच में मजबूत हो जाए और अपनी साधना को सही शिखर पर ले जाते हुए जितने संभव हो सके उतने नियमों को समझ ले, तो वह तियान शेन का सामना करने के लिए आश्वस्त हो सकता है। यही वो कोशिश करने जा रहा था। अब वह ठीक से जानता था कि उसका लक्ष्य क्या था और उसे कहां रुकना था। दक्ष, जी शान ने दक्ष का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। हाँ, दक्ष ने जी शान को देखते हुए जवाब दिया। तुमने राज्य की ताकत देखी है ना? जी शान ने कहा। वो राज्य सबसे मजबूत राज्य भी नहीं था, फिर भी उसमें बहुत सारे स्वर्ग क्षेत्र साधक थे। तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मुझे पता है, आप कह रहे हैं कि सावधान रहना चाहिए। यदि निचला साम्राज्य पहले से ही इतना मजबूत था तो साम्राज्यों की ताकत और भी अधिक भयावह होने वाली थी। बिल्कुल, जी शान ने कहा। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम लापरवाही से अंदर घुसा सके। मुझे यह एहसास है, लेकिन हम खुद साम्राज्य से लड़ने नहीं जा रहे हैं। हम एक मित्रवत साम्राज्य में जा रहे हैं जो मिंग्यू का है। हम देख सकते हैं कि हम संभावित युद्ध में उनकी मदद कर सकते हैं या नहीं।
अगर हम नहीं कर सकते तो हम उन्हें लेकर चले जा सकते हैं। हमें हारा हुआ युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। यह अच्छी बात है कि आप इसे समझते हैं, यही एकमात्र चिंता थी जो मुझे थी, जीशान ने शांत होते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, ओह ठीक है, अब जबकि हमारे पास कुछ समय है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जूलिया के साथ क्या हुआ, वह कैसे? वो बोल ही रहा था कि दक्ष ने जल्दबाजी में उसके शब्दों को काट दिया। दक्ष ने मिंग लैन से जूलिया के साथ जो कुछ हुआ था उसके बारे में झूठ बोला था, लेकिन जीशान को यह नहीं पता था। जीशान को इस बात की ज्यादा जिज्ञासा थी कि जूलियांग इतना डरावना ताकतवर कैसे बन गया। हाँ, उसे बस हमें अकेला छोड़कर अपने रास्ते जाना था। मुझे भी उसकी याद आ रही है, दक्ष ने जीशान की ओर इशारा करते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, ये ठीक है, हो सकता है कि हम भविष्य में उनसे फिर मिलें। जीशान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि दक्ष उसकी तरफ आंख मार रहा था। उसके शब्दों से उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। हाँ, मुझे उसकी याद आएगी, उसने दक्ष से सहमति जताते हुए कहा। उसने दोबारा ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि मामला क्या है, क्योंकि उसे यकीन था कि दक्ष मिंग लैन के सामने इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। मिंग लैन ने भी उन्हें संदेह से देखा। वे नक्शे के अनुसार सीधे उड़ते थे, केवल कुछ समय के लिए जंगलों में रुकते थे, जहां वे जानवरों का शिकार करते थे और कैंप फायर जलाकर पुनः खोज जारी रखते थे। तारानकन 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 तारानकन, हम उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। हमने राज्य का हर कोना छान मारा, लेकिन लड़का कहीं नहीं मिला। एक गार्ड ने राजा और साम्राज्य से आए दूतों को जानकारी दी। हमें पहले से ही पता था कि वो शहर में नहीं है, उसके बाद केवल एक मूर्ख ही शहर में रहेगा, लेकिन वह पूरे राज्य में नहीं है। इसका मतलब है कि वह पहले ही जा चुका है और हमें नहीं पता कि वह कहाँ गया, फू मिन ने जानकारी को एक साथ जोड़ते हुए कहा। गु यान ने बताया, संभवतः उसने हमलों से पहले भागने के लिए किसी लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन तावीज का इस्तेमाल किया होगा। ये सच है, लेकिन कुछ और भी है। मैं उस व्यक्ति के बारे में अधिक उत्सुक हूँ जो उसका दोस्त लग रहा था। वे दोनों एक ही समय पर गायब हो गए। क्या उन दोनों ने एक ही समय पर तावीज का इस्तेमाल किया था या कुछ और था? पूरा दिन अजीब था। मैं अभी भी आधी बातें नहीं समझ पाया हूँ जो हुई, डुलियान ने भी कहा। हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया। ये संभव है कि वो उन राज्यों की ओर वापस चला गया हो जहाँ हम पहले से खोज कर रहे थे। सभी राज्य एक ही चित्र का उपयोग करते हैं, इसलिए जब वह वहाँ होगा तब भी उसे पहचाना नहीं जा सकेगा। ऐसा लगता है कि हमें अपने खोज प्रयासों को फिर से दोहराना होगा, लिम यी ने निराश होकर कहा। सच है, हमें पहले महामहिम को सूचित करना होगा क्योंकि पूरी तलाशी शुरू से ही करनी होगी, फू मिन ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया।